न्यू टू माय चैनल फेथ ओवर फेयर। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स और हमने अभी स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस सब के बारे में पढ़ लिया था और काइट के बारे में भी पढ़ा था। आज हम एक नए क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे ये क्या बला है भाई, तो देखो बहुत ईजी है। देखो ये क्या था, अगर मैं बोलूं कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मतलब इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है तो ये शेप क्या होती थी, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता था, पैरेललोग्राम, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई बस ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मतलब एक पेयर ऑफ एक जोड़ा ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन जो दूसरा पेयर है हमारा ये वाला और ये वाला वो पैरेलल नहीं है, है ना। ये पैरेलल है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या पैरेलल है, नहीं। पैरेलल लाइंस क्या होती है कि मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूं, जैसे ये और ये कितना भी एक्सटेंड कर लूं ये दोनों नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इन दो लाइंस को लूं और मैं इन दोनों को एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ पे जाकर मिल जाएगी, देख रहे हो। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे वाली लाइंस पैरेलल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें मेरे पास एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसी को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। इजी था ना। हाँ चलो अब मुझे बताओ, देखो जैसे ये नया बना लेते हैं, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। मैंने बोला उसका एक पेयर, मतलब ये और ये पेयर पैरेलल है, बाकी ये दोनों चीजें पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो क्या कि अगर ये एंगल x है, अगर ये वाला एंगल x है, तो क्या तुम मुझे ये वाला एंगल निकाल कर बता सकते हो। देखो बहुत इजी है। कैसे इजी है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है हमारा। और मैंने क्या बोला कि इफ एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अंदर की तरफ भी है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे भी है, तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मतलब x प्लस ये वाला एंगल, x प्लस सपोज करो ये एंगल कोई भी है, a ले लेते हैं, तो x प्लस a इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो क्या अब a मैं निकाल सकती हूँ, a क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस x, ये उधर चले जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस x। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये x है तो ये 180 डिग्री माइनस x है। अगर सपोज करो ये y होता, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होता, सेम लॉजिक, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। अब ये वाला एंगल और एंगल y क्या है, अंदर की तरफ है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो मतलब y प्लस सपोज करो ये z होता हमारा, तो y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस y, है ना। तो ट्रेपीजियम ऐसा होता है कि अगर ये x है तो ये 180 डिग्री माइनस x होगा, ये y है ये 180 डिग्री माइनस y होगा। मतलब ये जो एडजेसेंट ये वाले एंगल्स है, ये वाला एंगल, उनका सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है मैंने तुम्हें, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई ये है तुम्हारा सपोज करो 50 डिग्री और ये है तुम्हारा 70 डिग्री, मुझे बताओ एंगल x और एंगल y का वैल्यू। क्या तुम मुझे बता सकते हो एंगल x क्या है, एंगल y क्या है। इजी राइट। क्या करना है, मुझे पता ये और ये वाला सम, इन दोनों का 50 प्लस x का सम क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 50 डिग्री में मैं क्या ऐड करूंगी, कोई 180 डिग्री आएगा, 130 डिग्री, तो यहाँ पे 130 आ जाएगा। तो एंगल x मेरा 130 डिग्री होगा। ठीक है, अब सिमिलरली इस साइड पे भी 70 डिग्री और y का एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। तो 70 डिग्री में मैं क्या ऐड करूंगी कि 180 आएगा, 110 डिग्री। क्लियर हो गया। तो मेरे को x और y का वो मेजरमेंट भी पता चल गई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तुम्हें बस ये सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, अब एक और चीज होती है ट्रेपीजियम में, यहाँ पे लिख दूं। अब जैसे मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाए थे ना पिछली क्लास में, जॉइनिंग ऑफ ट्रायंगल्स जब मैं बता रही थी, तो मैंने तुम्हें बताया था कि आइसोसेलेस भी होता है, इक्विलेटरल भी होता है, स्केलीन भी होता है ना। तो मेरे को बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है। जैसे ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम बोलते हैं कि भाई ये वाली साइड इसकी इक्वल है ना। और क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता था आइसोसेलेस ट्रायंगल में, है ना। ऐसे ही हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी होता है, ठीक है। ऐसे ही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी होता है, जैसे ABCD, ठीक है। इस ट्रेपीजियम में क्या खासियत होती है, इस ट्रेपीजियम में ये खासियत होती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। क्या होती है, ये वाली साइड
और ये वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब क्या सीन है, अब तो मुझे कोई सीन बता सकते हो क्या, ये इसमें कुछ एंगल्स का कुछ हेरा फेरी हो सकती है क्या, मतलब जैसे यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल थे आइसोसेलेस में, इस ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड्स तो इक्वल होती है, मैं अभी आपको प्रूफ भी करवाऊंगी, टेंशन मत लो, अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बता रही हूँ, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, मतलब ये अगर x है तो ये भी x होगा। क्लियर हो गया, सेम इसकी तरह देखो, ये ट्रायंगल की तरह इमेजिन करोगे अगर तुम, तो ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल थे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ट्रेपीजियम में ये दोनों वाले इक्वल हो गए। अब तुम मुझे बात बताओ, अगर ये x है, जैसे ये x था तो ये 180 डिग्री माइनस x था, तो ये x है तो ये 180 डिग्री माइनस x होगा, है ना, और ये भी x है तो ये भी क्या होगा 180 डिग्री माइनस x। तो क्या मैं कह सकती हूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में हमने क्या क्या पढ़ा कि पहले तो ये वाली साइड जो नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल, ये वाली नहीं, पैरेलल वाली नहीं, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऊपर वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए, क्योंकि 180 डिग्री का सम बनाना होता है हमें, ठीक है। चलो ये समझ आ गया। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रेपीजियम, तो क्या तुम कंस्ट्रक्ट कर पाओगे? अगर मैं बोलूं सपोज करो मैंने बोला कंस्ट्रक्ट an isosceles trapezium, okay, in which sides of non no in which क्या लिखूं, क्या क्या दे दूं मैं तुम्हें, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, in which one of the parallel sides is 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ठीक है, एंड बोथ नॉन पैरेलल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, ज्यादा ले लेते 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब मुझे एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है कि जिसमें मेरे को वन ऑफ द पैरेलल साइड्स 8 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब मैं सपोज करूंगी वन ऑफ द लॉन्गर ठीक है, मेरे को ऐसा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें लॉन्गर पैरेलल साइड। अब ध्यान से देखो, ट्रेपीजियम में ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, लेकिन इन दोनों पैरेलल साइड्स में से एक छोटी लेंथ होगी और एक बड़ी लेंथ होगी, है ना। कोई भी ट्रेपीजियम बनाओ, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो मतलब दो पैरेलल साइड्स में से एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो इसमें बोला है कि भाई जो लॉन्गर पैरेलल साइड है, मतलब जो ये वाली साइड है, वो हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और बोथ नॉन पैरेलल साइड, अब देखो नॉन पैरेलल साइड्स तो इक्वली होगी ना, क्योंकि हमें पता है क्या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो बोथ नॉन पैरेलल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया होता कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इन विच द लॉन्गर पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ दी नॉन पैरेलल साइड, एक बोला होता कि कोई भी एक नॉन पैरेलल साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये अंडरस्टूड होता कि बेटा अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी नॉन पैरेलल साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये तभी तो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया। तो हमें ऐसा ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है। अब ऐसा ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, बहुत ईजी होता है। अब देखो, अब ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है, समझ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेस जो डीसी है मेरा, पहले मैं बेस बनाऊंगी, सबसे पहले बेस बना लेते हैं, उसके ऊपर बनाएंगे फिर ट्रेपीजियम। तो 8 सेंटीमीटर का तो मेरे को बेस चाहिए, तो मैंने स्केल उठाया। अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, यहाँ से मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगी। क्लियर हो गया, मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली और उसको लेबल कर दिया डीसी, जैसे यहाँ पे था सेम, ताकि मैं इससे बनाऊंगी ताकि तुम्हें समझ आ जाए मैं क्या क्या बना रही हूँ, कौन सा स्टेप किसमें फॉलो कर रही हूँ ऑर्डर में, ठीक है। तो ये मेरा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरा ट्रेपीजियम बन जाए। अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन बना दूं AB, तो क्या मेरा थोड़ा बहुत काम बन जाएगा। तो अब मेरे को बताओ, डीसी की पैरेलल लाइन बनानी है मुझे। अब ऐसी कोई रैंडमली तो नहीं लगा दूंगी ना, ऐसे पैरेलल लाइन बना दूंगी, नहीं। तो इसकी भी तो एक तरीका होता है कंस्ट्रक्ट करने का। देखो, तो चलो, अब मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में एक सेट स्क्वायर होता है और एक स्केल होता है। क्लियर हो गया।
अब मैं इससे एक पैरेलल लाइन बनाऊंगी। कैसे बनाएंगे देखो, अब जैसे मुझे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था और उसके ऊपर एक पैरेलल लाइन थी, लेकिन मुझे बात बताओ ये जो 5 सेंटीमीटर है वो ऐसे टेढ़ी लाइन है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई ये लाइन है और ये लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन है, और ये जो 5 सेंटीमीटर की मेरी लाइन है, ऐसे मैं टेढ़ी लाइन खींचूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में टेढ़ी लाइन मेजर करूं तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मैं सीधी मेजर करूंगी तो वो 5 सेंटीमीटर से तो छोटी आएगी ना, क्योंकि ये तो लंबा डिस्टेंस हो गया ना, और अगर मैं सीधा सीधा मेजर करूंगी तो छोटा डिस्टेंस आएगा। तो मुझे बात बताओ, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर मेरी टेढ़ी लाइन 5 सेंटीमीटर है, तो मुझे इसके कितने ऊपर पैरेलल लाइन बनानी चाहिए? 5 सेंटीमीटर से तो कम ही बनानी चाहिए ना। इसके और इसके पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर से तो कम ही होना चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया। तो मैं क्या करूंगी, सपोज मैं 4 सेंटीमीटर ऊपर एक पैरेलल लाइन बना देती हूँ। अब देखो, मैं जो स्केल पे ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, जैसे ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, डीसी के ऊपर जो पार्ट है ना मेरे स्केल का वो 4 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूंगी, मैं सेट स्क्वायर लूंगी और मैं उसको ऐसे रखूंगी, ठीक है। मैं उसको कैसे रखूंगी, ऐसे एक जो एज है वो मेरा स्केल की तरफ होगा और एक एज मेरी लाइन की तरफ होगा, और मैं इसको सीधा 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 ऐसे कर ऊपर ले जाऊंगी। क्लियर हो गया। अब जहां पे भी ये रुकेगा मेरा, यहाँ पे रुक गया, अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगी ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी, एक लाइन बना दूंगी ऐसे। क्लियर हो गया। तो ये मैंने लाइन बना दी, ये मेरा डीसी था, मेरा मार्कर मिट रहा है, आपकी पेंसिल और पेन तो नहीं मिटेगा ना, ठीक है। तो जैसे ये मैंने एक लाइन बना दी। क्या बना दी, लाइन बना दी, जो कि मेरा डीसी के पैरेलल है। अब क्या करूंगी मैं, अब मेरे को ये 5 सेंटीमीटर चाहिए, मुझे ये भी 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो मेरे को जब कुछ चाहिए होता है, जो काटना होता है मुझे कुछ, तो मैं क्या लेती हूँ, कंपास लेती हूँ, और फिर उसका रेडियस मैं 5 सेंटीमीटर खोलूंगी। तो मैं नीडल 0 पर रखूंगी, ठीक है, और मेरा अपनी पेंसिल 5 पे रखूंगी। तो मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस सेट कर लिया अपने कंपास में। अब मैं क्या करूंगी, मैं डी पे रखूंगी और एक आर्क बनाऊंगी, डी पे रखूंगी और आर्क बनाऊंगी। ये आर्क सपोज मेरा यहाँ पे काट रही है, ठीक है, ऐसे, और ये काट दिया, ठीक है। फिर मैं फिर से यहाँ पे रखूंगी सी पे और फिर से एक आर्क बनाऊंगी, फिर से एक आर्क बनाऊंगी। तो सी पे रखा और एक आर्क बना दी, जो कि मेरे यहाँ पे काट रही है पैरेलल लाइन को। अब क्या करूंगी, अब ये जो है मेरा ए पॉइंट होगा और ये जो है वो मेरा बी पॉइंट होगा, और मैं इसको स्केल से ऐसे ज्वाइन कर लूंगी। क्लियर हो गया। तो मेरा ये ए बी सी डी तक छोटा सा ट्रेपीजियम बन गया। ठीक है, आप कॉपी में बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा। तो हमने पहले 8 सेंटीमीटर बनाया, फिर पैरेलल लाइन बनाई। पैरेलल लाइन बस इससे कम डिस्टेंस की दूरी पे बनाना है, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम कर पैरेलल लाइन बना लो। ठीक है, फिर क्या करना है, रेडियस लेना है और 5 सेंटीमीटर का और आर्क बनानी है, एक और आर्क बनानी है और ज्वाइन कर देना। बस आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम रेडी हो गया। मेजर करके देखना ना, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया। हाँ, और अगर एंगल भी मेजर करोगे ना तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये आपका होमवर्क है गाइस, आपको ये एंगल और ये एंगल मेजर करना है। क्लियर हो गया। मैं भी अगर अपने डी से ये प्रोट्रैक्टर से मेजर करूंगी ना एंगल, तो देखो मेरा भी एंगल आएगा सेम ही ऑलमोस्ट। देखो एक मेरा एंगल आ रहा है ऑलमोस्ट हमारा 50 समथिंग, ठीक है, और इससे भी मेजर करूंगी अगर, तो इसमें भी मेरा 50 समथिंग ही आ रहा है। देखो तो मेरे भी एंगल, जबकि मेरा तो इधर उधर हिल भी गया था मार्कर की वजह से, बट स्टिल ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं। तो ऐसे ट्रेपीजियम फॉलो करोगे अगर बनाओगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज, ये वाला एंगल ये वाले की इक्वल होगा, ये वाली साइड ये वाले की इक्वल होगी, ये वाला एंगल ये वाले के एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें प्रूफ करवाऊंगी। क्या प्रूफ करवाऊंगी कि भाई ये एंगल इक्वल क्यों होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में, है ना। पहले ये उठा लेते हैं जो हमारा सेट स्क्वायर गिरा था। अब मुझे बताओ ये इक्वल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो ट्रायंगल भी नहीं दिख रहा, हम ट्रायंगल नहीं दिख रहा कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाएंगे। तो भाई ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसी बात क्या है। अगर ट्रायंगल नहीं दिख रहा तो क्या हम ट्रायंगल बना नहीं सकते क्या। देखो ये एक ट्रेपीजियम है एंड ए बी सी डी, और ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब ये गिवन है हमें, क्या गिवन है कि गिवन है हमें कि ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्लियर हो गया। लेकिन अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एंगल सी इक्वल टू एंगल टी।
अब हमें पता था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, पता है मुझे, लेकिन हमें ये प्रूव करना है, तो अभी के लिए हम एज्यूम नहीं कर रहे कि ये इक्वल है, ठीक है। हमें नहीं पता क्या ये इक्वल है या नहीं है, कुछ नहीं पता। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है? हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी ए से ऐसे नीचे, जो कि मेरा परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगी मैं ए से टू सी डी, ठीक है। सिमिलरली मैं बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगी टू सी डी, मतलब मैं ए से भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक नीचे लाइन गिरा दूंगी और बी से भी एक 90 डिग्री का लाइन गिरा दूंगी, मतलब एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगी अपने सी डी पे। तो दो कंस्ट्रक्शन हो गई। तो कंस्ट्रक्शन में भी लिख देना, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ए क्या रखू, यहाँ पे ई रख देती हूँ और यहाँ पे बी एफ रख देती हूँ, ठीक है। ए ई परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी एफ, हाँ जो भी हंस रहा है ना, ज्यादा मत हंसो। ए ई परपेंडिकुलर टू सी डी और जो बी एफ है वो परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। अब मैंने दो लाइंस बना दी परपेंडिकुलर, किस पे? सी डी पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी मेरा 90 डिग्री हो गया। अब क्या करें? अब तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये पैरेलल लाइन ली, ठीक है, और मैंने एक और पैरेलल लाइन ली जो सीधी 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 जा रही है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन अगर मैं स्केल से बनाती तो अच्छे से बनता है ना। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है मेरी, ठीक है, तो मुझे बात बताओ, मैं चाहे यहां से डिस्टेंस नापूं, चाहे मैं यहां से डिस्टेंस नापूं, चाहे मैं यहां से डिस्टेंस नापूं, मतलब यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइंस गिरा रही हूँ, मैं ये सारी लेंथ की जब डिस्टेंस नापूंगी तो मेरा जो लेंथ होगी इन सब की वो सेम ही तो होगी। दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम होगा, है ना। अगर ये वही लाइंस होती, ये पैरेलल नहीं होती, ये क्या कर रही है, वो आपस में जाकर मिल जाएगी किसी पॉइंट पे आकर, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं होगा। ये मतलब छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, तो इनके बीच के डिस्टेंस बदलते रहते हैं। लेकिन अगर पैरेलल लाइन है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन पर मूव कर रही है, एक ही डिस्टेंस पर मूव कर रही है, मतलब ये एकदम सीधी सीधी जा रही है, ये भी एकदम सीधी सीधी जा रही है। तो मुझे बताओ, इनके बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर्स खींचूंगी तो क्या वो सारे परपेंडिकुलर्स इक्वल नहीं होंगे? अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा, एंड सो ऑन, कितने भी बना लो सब 8 सेंटीमीटर के हो गए। तो मुझे एक बात बताओ कि ट्रेपीजियम है तो हमें पता है ये दोनों साइड्स तो पैरेलल है, ए बी और सी डी मेरा पैरेलल है। अब ए बी और सी डी के बीच में अगर मैंने जो दो परपेंडिकुलर्स बनाई है ए ई और बी एफ, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर्स बनाई थी, तो वो भी तो मेरे परपेंडिकुलर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस ही तो है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि ए ई और बी एफ इक्वल है? क्यों? क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर्स है बिटवीन पैरेलल लाइंस, और अभी हमने देखा कि भाई सारे परपेंडिकुलर्स इक्वल हो गए बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो ए ई और बी एफ, क्या मैं बोल सकती हूँ ये दोनों साइड्स इक्वल है ना? ये मैं बोल सकती हूँ ना? तो मैंने इनको मार्क कर दिया कि भाई ए ई इक्वल टू बी एफ, ठीक है। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो, क्योंकि क्या लिखोगे? बिकॉज द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब एक और चीज करनी है तुम्हें, ध्यान से देखना, लिख लेना, मैंने तुम्हें बता दिया क्या लिखना है, ठीक है। अभी मेरे समझने पे फोकस रखते हैं। अब क्या करना है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या ये ए ई ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है? ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो भी दो पैरेलल लाइंस को बीच में काट दे, दोनों को काट दे, वो क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। अब ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल होगी। तो मेरे को बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल्स में कुछ स्पेशलिटी है? क्या ये दोनों एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं? तो क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा? तो भाई इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होगा, तो अगर ये 90 डिग्री है भाई मेरे, तो ये क्या होगा? ये भी तो 90 डिग्री ही होगा ना, तब भी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? सिमिलरली यहाँ पे भी इस साइड भी देखो, तो यहाँ पे एंगल एफ 90 डिग्री है ना। हमने परपेंडिकुलर बनाया था ना इस पे डीसी पर, बी से, तो बी एफ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाला क्या होगा? भाई ये भी तो, ये देखो लाइन पैरेलल, और ये है हमारा ट्रांसवर्सल, तो ये भी तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों भी भाई 180 डिग्री ही तो बनाएंगे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री, तभी तो जाकर 90 + 90 क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये वाला भी एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। अब मेरे को ध्यान से बताओ, ये जो तुम्हें दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है एक बीच में, ध्यान से फोकस करो, ए बी ई एफ, मैं कोई और कलर ले लेती हूँ,
ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, थोड़ा गलत बन गया बट ठीक है, ये को दिख रहा है क्या? इसमें तुम्हें दिख रहा है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री है, दिख रहा है? और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों साइड्स इक्वल दिख रही है? ठीक है, और तुम ध्यान से देखो इस डायग्राम में भाई मैंने एक ऐसा ट्रेपीजियम बनाया है, ठीक है, और मैंने इसको एक परपेंडिकुलर यहाँ पे भी बना दिया, परपेंडिकुलर यहाँ पे भी बना दिया। तुम ध्यान से देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो इक्वली लगेगी ना, क्योंकि ऐसे मैंने दोनों को इक्वल पार्ट्स में ऐसे भ्रम करके काट दिया है ना। तो भाई ये वाली साइड भी इसी के इक्वल होगी, देखने से ही तो पता चल रहा है। तो मतलब ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, मेरे सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री भी हो गए, है ना। मेरे सारे एंगल्स क्या हो गए? 90 डिग्री भी हो गए मेरे ABEF क्वाड्रिलेटरल में। तो भाई मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर 90 डिग्री? तो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि ये रेक्टेंगल बन गया बीच में? तो ये रेक्टेंगल बन जाता बीच में। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने ये पहले ये मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, हमें प्रूव नहीं करना था, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन करवा दिया कि अगर आ जाए कि प्रूव दैट ABEF इज अ रेक्टेंगल तो हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने प्रूव कर दिया सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो भाई यही तो प्रॉपर्टी होती है, यही तो चाहिए होता है रेक्टेंगल में। तो ABEF हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल C और एंगल D इक्वल है। अब इसके लिए क्या मुझे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? मेरे को क्या दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं अपनी फिगर में? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स ही तो है। अब ट्रायंगल्स मिल गया तो मुझे क्या करना होता है? मुझे कॉन्ग्रुएंसी लगानी होती है। तो इन ट्रायंगल ADE इस वाले ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल BFC, ये दोनों मैंने ट्रायंगल लिए। अब क्या करूंगी मैं? क्या मुझे पता है AE, ये जो AE है वो मेरा BF के बराबर है। मैंने अभी प्रूफ करा था क्योंकि क्या? क्योंकि परपेंडिकुलर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। तो AE और BF इक्वल है। क्या मेरा AD और BC इक्वल है? हाँ भाई, AD और BC तो शुरू से ही इक्वल था ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हमें गिवन था। तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। और क्या मेरा एंगल E और मेरा एंगल F, एंगल E इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है क्या? हाँ भाई, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट ही करा है ना, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट करा है। हमने बनाया है AE ताकि E 90 डिग्री हो, हमने खुद बनाया है BF ताकि F 90 डिग्री हो। तो इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मेरे को पता चल गया कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है। तो मुझे बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? क्या इसमें SAS लग सकती है? क्योंकि तो भाई साइड एंगल साइड लग तो रही है शायद। तो ध्यान से देखो, क्या ये जो इक्वल एंगल है मेरा, ये जो इक्वल एंगल है मेरा 90 डिग्री का, क्या वो मेरे इक्वल साइड्स के बीच में लाई कर रही है? क्या मेरे इक्वल साइड्स के बीच में लाई कर रहा है 90 डिग्री? नहीं। SAS में क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि भाई जो दो इक्वल साइड्स होगी उसके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यही ये दो साइड्स इक्वल है, तो अगर मेरे को ये वाला एंगल इक्वल हो जाता इन दोनों से, ये वाला और ये वाला एंगल, तो मैं बोल सकती थी SAS लगा है। लेकिन यहाँ पे तो भाई अलग एंगल इक्वल है, एंगल बीच में तोड़ना है, तो मैं क्या लगाऊंगी? भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो एक स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी रूल बताई थी, RHS, राइट एंगल इक्वल हाइपोटेन्यूज इक्वल। मतलब राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल, राइट एंगल इक्वल हाइपोटेन्यूज एंगल, और S से कोई भी साइड इक्वल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में या तो 90 डिग्री ले लो, वो इक्वल होना चाहिए, दो राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और कोई भी साइड, चाहे ये वाली साइड ले लेते हैं चाहे ये वाली साइड ले लेते हैं। मतलब RHS इन दोनों पे लग रहा है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल आई कैन से दैट ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो AD के सामने मेरे को BC लिखना है, BCF। क्या ये सही लिखा है मैंने? और भी चेक करना होता, हमेशा याद रखना। AD के सामने BC है, AD के सामने BC है, AE के सामने BF है, AE के सामने BF है। क्लियर हो गया? और E और F इक्वल है, E और F इक्वल है, ठीक है। तो मैंने लेबलिंग एकदम सही करी है, तो मेरे को पता चल गया कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब CPCT से क्या मैं बोल सकती हूँ ये वाला एंगल D और एंगल C इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से इक्वल हो गया। और हमें यही तो प्रूव करना था। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी तो इक्वल ही हो गए, 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स शुरू में बताया था ना। तो इसलिए हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में हमने पढ़ा कि ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल,
ये दोनों एंगल्स इक्वल, बीच में अगर ऐसे लाइन बनाकर हमने परपेंडिकुलर बनाए तो जो बीच वाला क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल होता है, और ये जो ट्रायंगल्स बनते हैं छोटे छोटे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लियर हो गया? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम यहीं पे होता है खत्म। अब हम करेंगे फिगर इट आउट, ठीक है? अब फिगर इट आउट में आई गेस एक दो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, टाइम है शायद अभी, और फिर बाकी का कंटिन्यू अगली क्लास में कर लेंगे। और भाई और बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारा फिगर इट आउट है पेज नंबर 107 पे, ठीक है? फिगर इट आउट, जो कि हमारा लास्ट फिगर इट आउट है भाई चैप्टर का। हाई फाइव कर दो मेरे को जल्दी से, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर। जॉइनिंग ऑफ ट्रायंगल्स हम कर चुके हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दिए हुए, ठीक है? और बोला गया भाई 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बताया था कैसे ट्रायंगल होते हैं कि इनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती है तो इनके बीच के तीनों एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी इक्वल होता है, और इन एंगल्स का नाप होता है, इन एंगल्स का मेजर होता है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, है ना? जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन साइड्स इक्वल होती है तो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो 60 डिग्री होता है। अब तुम बोलोगे मैम 60 डिग्री क्यों लिया हमने? कि भाई तुम एक बात बताओ, ये भी समझा देते हैं। अगर मैं तुम्हें बता दिया, ये तो मान लिया ना कि तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल्स इक्वल है, मतलब x x x, मतलब ये तीनों एंगल्स x x x x के बराबर है, ठीक है? अब मुझे बताओ क्या x प्लस x प्लस x 180 डिग्री होगा? क्यों? क्योंकि एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना ट्रायंगल में, हर ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे राइट ट्रायंगल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ट्रायंगल है ना, एंगल्स हम लगा दो। x प्लस x 3x देता है, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x की मेजरमेंट क्या आएगी मेरे भाई और बहनों? 60 डिग्री आएगी ना। तो बस फिर यहाँ पे 60 डिग्री लगा दो, यहाँ पे 60 डिग्री लगा दो, और यहाँ पे भी 60 डिग्री लगा दो, ठीक है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अब इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? वो भी 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, और उसकी भी 60 डिग्री होगा क्योंकि वो भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके साथ होना हम कोई इनजस्टिस करेंगे, ठीक है? अब क्या करना है? फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल साइड्स विद जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है? अब मेरे को दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि भाई इनको ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन कर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उनका नाम भी बता देना, और उनके बीच के एंगल्स, मतलब उस क्वाड्रिलेटर में जो 4 एंगल्स बनेंगे उसके मेजरमेंट भी बता देना। अब मुझे बताओ याद कर कि दो इक्विलेटरल को ट्रायंगल्स को जब हम ज्वाइन करते थे तो क्या बनता था? क्या वो रोम्बस बनता था? याद है? अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो प्लीज चेकआउट कर लेना, और मैं फिर से तुम्हें समझा देती हूँ रोम्बस कैसे बनता है, ठीक है? अब क्या करना है? मैंने तुम्हें बताया था उस वीडियो में भी कि जो 4 सेंटीमीटर है ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों साइड्स आपस में ओवरलैप हो सकती है। मैं इस ट्रायंगल को उल्टा कर कर यहाँ पर लगा देती हूँ, मैं इस ट्रायंगल को उल्टा कर कर इधर लगा देती हूँ। मैंने उस वक्त आपको कटआउट से समझाया था, है ना? जैसे ये ABC है सपोज करो, ठीक है? और ये मेरा DEF है, ठीक है? तो मैंने ABC तो ऐसे ही रखा अपना, ठीक है? और मैंने DEF को ऐसे उल्टा कर कर, ठीक है, ये ऐसे उल्टा करके यहाँ पे लगा दिया। क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो दोनों ही है ना, तो मतलब सारी साइड्स, ये भी 4 सेंटीमीटर की थी, 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 तो ऐसे ज्वाइन हो गए दोनों ट्रायंगल्स को, ऐसे आपस में ज्वाइन कर दिया। इस ट्रायंगल को यहाँ पे भी लगा सकते थे, कहीं पे भी लगा सकते थे। मेन मोटिव क्या है? हमें ज्वाइन करना है। अब मुझे बताओ ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है तुम्हारा, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? इसका क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? अब ध्यान से देखो, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, 4 4 4 4,
चारों की चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब चारों साइड्स इक्वल है तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। अब मुझे बताओ क्या इनके बीच वाला एंगल कहीं से भी तुम्हें 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। इक्वल साइड्स है तो भाई तो रोम्बस ही होगा ना, तो ये रोम्बस बन गया। अब मुझे बताओ क्या इनके बीच का एंगल, मतलब इनके चारों एंगल्स क्या तो मुझे बता सकते हो इस क्वाड्रिलेटरल के? तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे हर एक एंगल 60 डिग्री था। मतलब ये वाला जो एंगल था वो भी 60 डिग्री था, इस वाले ट्रायंगल, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री था, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री था। अब जो नीचे वाले ट्रायंगल में आया तब यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री। ये दो ट्रायंगल्स को हमने ज्वाइन करा था। इन दोनों इंडिविजुअल ट्रायंगल्स में हर एंगल का जो तीनों एंगल्स 60 डिग्री थे। अब मुझे बताओ अगर ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, क्या मैं बीच की लाइन नहीं बना रही, तो ये तो 60 डिग्री है, ये दोनों मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल कैसे बन रहा है? इस 60 डिग्री प्लस ये वाला 60 डिग्री से, तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री। ये वाला एंगल कैसे बन रहा है? इन दोनों 60 डिग्री से, 60 प्लस 60 क्या बना? 120 डिग्री बन गया। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो भाई ये रोम्बस है जिसमें सारी साइड 4 4 4 4 है और दो एंगल 60 डिग्री है और दो एंगल्स 120 डिग्री है। देखो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, हमने रोम्बस में क्या पढ़ा था कि जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। देखो अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। और हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स का, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री है। तो 120 प्लस 60 क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई भी हो गई और हमें पता भी चल गया भाई ये रोम्बस है। और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें काइट बनानी है। अब काइट की प्रॉपर्टीज याद है सबको? काइट की प्रॉपर्टीज पहले बता दो मेरे को अच्छे से। देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन 2 है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ काइट। काइट बनानी है भाई जिसमें whose diagonals are of length 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने काइट बना दी, ठीक है, मैंने एक काइट बना दी ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ एक डायगोनल है मेरा 8 सेंटीमीटर का, सपोज ये वाला डायगोनल मेरा है 8 सेंटीमीटर का, ये बड़ा वाला डायगोनल मेरा 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये वाला 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 6 सेंटीमीटर है और ये वाला 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे बस इतना ही दिया हुआ है, मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब मुझे पहले बताओ काइट की क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? काइट की हमने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी? ये वाली साइड इसकी इक्वल होती थी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती थी, ठीक है। काइट ऐसे बनती थी। अब हमें क्या दिया हुआ था? हमें ये पता था कि जो लॉन्गर डायगोनल है, इसमें लॉन्गर डायगोनल क्या है? 8 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स 8 इज ग्रेटर देन 6, राइट? तो 8 इज द लॉन्गर डायगोनल। जो लॉन्गर डायगोनल होता था वो हमारे शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता था। मतलब 8 सेंटीमीटर हमारे 6 सेंटीमीटर वाले को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ये पूरी 6 सेंटीमीटर है तो ये होगी 3 सेंटीमीटर और ये होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी कि डायगोनल्स ऑफ अ काइट मीट एट 90 डिग्री। तो मतलब हमारा ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी कि जो लॉन्गर डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स एंगल को। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बट इस प्रॉपर्टी की हमें कंस्ट्रक्शन में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या करना है? मेरा तो कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है ना। अब क्या करना है कि देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेस बना लेंगे, हम ए बी बना लेंगे। ए बी है हमारा 8 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले वो बनाकर देख लेते हैं कि क्या सीन रहता है। अब मेरे को बताओ, मैंने ए बी बना दिया 8 सेंटीमीटर का, ये मेरा ए बी है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? मेरे को भाई 3 सेंटीमीटर के ऊपर चाहिए, 3 सेंटीमीटर इसके नीचे चाहिए और 90 डिग्री का भी होना चाहिए एंगल यहाँ पे जहाँ पे वो मिल रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई यहाँ पे कैसे बनाऊं। मतलब ए बी तो मैंने बना दिया 8 सेंटीमीटर का, अब मैं 90 डिग्री कहाँ पे बनाऊं भाई? मैं यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, कहाँ पे बनाऊं? तो भाई कहीं पे भी बना दो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं। शॉर्टर डायगोनल, ठीक है, हमेशा बाइसेक्ट नहीं करेगा हमारे बड़े डायगोनल को, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। तो चाहो तो तुम इसका मिड पॉइंट पे 90 डिग्री बना लो, चाहो तो तुम कहीं पे भी रैंडमली 90 डिग्री बना दो। हमें बड़े वाले डायगोनल से कोई मतलब ही नहीं है कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। छोटा वाला डायगोनल बड़े डायगोनल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमें मतलब नहीं है। बस बड़ा वाला डायगोनल छोटे डायगोनल को काटना चाहिए इक्वल पार्ट्स में। बड़े वाले डायगोनल का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कहाँ पे मतलब कट रहा है, ठीक है। ये 6 हो सकता है, ये 1 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये भाई 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे भी रेशियो में, कैसे भी प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे को काट सकते हैं। अब मैंने कहीं पे भी बना दिया, सपोज करो मैंने बोला कि ठीक है, ये मैंने रैंडमली कोई भी ओ पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को 90 डिग्री बनाना है। अब या तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लो या फिर प्रोट्रैक्टर लो,
90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, ठीक है, मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी, इससे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन पे मुझे 3 सेंटीमीटर ऊपर चाहिए, 3 सेंटीमीटर नीचे चाहिए, तो मैं फिर से कंपास लूंगी। मैं कंपास का जो नीडल है वो 0 पे रखूंगी और जो पेंसिल है वो रखूंगी 3 पे, ठीक है, ऐसे। अब क्या करूंगी, एक नीडल उठाऊंगी, ओ पे रखूंगी, एक आंख बनाऊंगी ऊपर, एक आंख बनाऊंगी ऊपर, ऐसे ऊपर बना दी, एक आंख बनाऊंगी नीचे, ऐसे नीचे बना दी, ठीक है, एक आंख नीचे बना दी, ऐसे रखा और एक आंख नीचे बना दी। अब क्या करूंगी, ये जैसे ए बी है, ये सपोज सी था, ये डी था, तो मेरा यहाँ पे भी सी बन गया और डी बन गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी, क्लियर हो गया, ऐसे ज्वाइन कर दूंगी और ये मेरी काइट बन जाएगी। अगर तुम मेजर कर देखोगे तो भाई ये 3 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, 3 सेंटीमीटर नीचे आएगा, ये हो गया हमारा आगे 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे, और इनके डायगोनल्स डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया, तो ऐसे हमारी काइट बन गई। अब मैं सोच रही हूँ बेटा आगे के क्वेश्चंस में तुम्हारे अगले सेक्शन में, अगले क्लास में ही करवा देती हूँ, जैसे गिर गया, सॉरी। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।